नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास कक्षा 10वीं के लिए हिंदी बी पाठ्यक्रम में। तो हम इसकी शुरुआत एक कहानी से करेंगे। तो कहानी इस प्रकार है। एक राजा की बेटी बहुत सुंदर थी। उस राजा की बेटी की सुंदरता के चर्चे हर ओर थे। एक दिन एक अत्याचार करने वाले राक्षस की नज़र उस राजा की बेटी पर पड़ गई और उस अत्याचार करने वाले राक्षस ने राजा की बेटी का अपहरण कर लिया और उसे ले जाकर एक दूर महल में कैद कर दिया। अब राजा की बेटी वहाँ पर बहुत दुखी थी। एक दिन एक दूसरे राजा का बेटा घोड़े पर सवार होकर आया। उसने राजा की बेटी को बचाया और उसे महल से आज़ाद करवाया। तो इस प्रकार राजा की बेटी ने राजा के बेटे से विवाह कर लिया। तो ये कहानी निश्चित तौर पर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सामासिक शब्दों का अभाव है। जो शब्द मैंने बोले वे सभी विस्तार से बोले गए, बार बार राजा की बेटी, राजा की बेटी। तो ये भाव संप्रेषण में व्यवधान उपस्थित कर रहे थे, मतलब बीच में अड़चन ला रहे थे समझने में बात को। तो हमें समास के शब्दों के साथ यह कहानी कैसी लगेगी, आइए देखते हैं। एक राजकुमारी बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में थे। एक दिन एक अत्याचारी राक्षस की नज़र उस पर पड़ गई। अब अत्याचारी राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया और दूर किसी महल में ले जाकर उसे कैद कर दिया। एक दिन एक घुड़सवार राजकुमार आया और उसने राजकुमारी को राक्षस के चंगुल से आज़ाद कराया और इस प्रकार राजकुमार और राजकुमारी दोनों का विवाह हो गया। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पहले वाली से ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं समास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे रोज़ के शब्दों में। कई सामासिक शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो जानते हैं समास क्या है, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है। तो एकाधिक पदों से जोड़कर जो एक पद बनता है उस क्रिया को समास कहते हैं। एकाधिक पदों से मिलकर बना हुआ जो शब्द होता है उसे कहते हैं सामासिक शब्द अथवा समस्त पद। सामासिक शब्द में छिपे सभी शब्दों को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसे कहते हैं समास विग्रह। जैसे रसोई घर समस्त पद है और इसका विग्रह हुआ रसोई के लिए घर। घुड़सवार समस्त पद है और इसका विग्रह हुआ घोड़े पर सवार। समास के भेद कुछ इस प्रकार हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। आइए बहुत आसान से तरीके पर बताऊंगी इन्हें पहचानने के। तो अव्ययी भाव समास कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान है प्रथम पद, यानी जो दो शब्द जुड़े हुए हैं उसमें से पहला शब्द अव्यय होना चाहिए। अब अव्यय कैसे पहचानोगे? कि लड़का हो, लड़की हो अथवा बहुवचन हो, ये तीनों स्थितियों में बदलेगा नहीं। मतलब लिंग और वचन के आधार पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो होगा अव्ययी भाव समास। यहाँ पर है उदाहरण यथाशक्ति, प्रतिदिन, हर पल, भरपेट। तो इसमें एक उदाहरण लेते हैं। प्रतिदिन। प्रतिदिन लड़की विद्यालय आती रही, प्रतिदिन लड़का विद्यालय आता रहा, प्रतिदिन विद्यार्थी विद्यालय आते रहे। तो इस तरह से तीनों स्थितियों में जो प्रतिदिन शब्द है वह बिल्कुल नहीं बदला। तो ये हुआ हमारा अव्ययी भाव समास। अब हम आते हैं तत्पुरुष समास पर। तो तत्पुरुष समास की क्या विशेषता है? तत्पुरुष समास में इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि प्रथम पद गौण होता है और द्वितीय पद जो है वो प्रधान होता है। उसका उदाहरण है घुड़सवार। तो यहाँ पर हम घोड़े पर सवार व्यक्ति की बात कर रहे हैं, घोड़े की बात नहीं कर रहे। यदि मैं कहूँ कि घुड़सवार आया है तो घोड़े पर सवार व्यक्ति आया है, ना कि हम घोड़े के आने की बात कर रहे हैं। रसोई के लिए घर, रसोई घर। दूसरी इसकी पहचान है कि बीच में कारक की विभक्तियों का लोप होता है। जैसे घोड़े पर सवार, कारक की विभक्तियाँ कौन सी है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, सारी आपने पढ़ी है। तो ये में, से, के पर, के लिए, के द्वारा, ये विभक्तियाँ हैं कारक की। जब हम विग्रह करते हैं और विभक्तियाँ बाहर आती है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है।
आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसे कि इसका नाम है द्वंद्व। द्वंद्व मतलब खींचातानी। अब दो शब्दों में इतनी तगड़ी खींचातानी हो रही है कि दोनों शब्द कहते हैं मैं महत्वपूर्ण हूँ, अर्थात दोनों शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों पद प्रधान है। यही विशेषता है द्वंद्व समास की। जब हम कहते हैं राजा रानी बैठे हैं, तो राजा और रानी दोनों बैठे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो शब्दों के जोड़े होते हैं और जो द्वंद्व समास में इसकी विशेषता है कि बीच में योजक चिन्ह का अर्थ और या फिर अथवा होता है। तो राजा रानी जो सामासिक शब्द है उसका विग्रह होगा राजा और रानी। धर्माधर्म, अब यहाँ पर तो जो है योजक चिन्ह भी नहीं है, फिर भी इसका समास विग्रह होगा धर्म और अधर्म, क्योंकि धर्माधर्म में यहाँ पर संधि हो चुकी है, इसलिए जब विग्रह करेंगे तो इसे लिखेंगे धर्म और अधर्म। चाय कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी, तो यहाँ पर या आ रहा है। ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं द्विगु समास की ओर। द्विगु को याद रखने के लिए द्वि का अर्थ होता है दो, अर्थात संख्या, तो इसे इस तरह से जोड़कर याद रखा जा सकता है। द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाचक, बस इतना याद रखना है। द्विगु समास अर्थात प्रथम पद संख्यावाचक, इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जैसे उदाहरण है चौराहा, पंचवटी, त्रिदेव। अब चौराहा चार राहों का समूह, जहाँ पर चार राहें मिलती हो उसे कहते हैं चौराहा। पंचवटी, पंचवटी जैसा कि चित्र में आप देख रहे हो, पांच वृक्ष, पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। तो ये रहा हमारा द्विगु समास। अब हम बढ़ते हैं बहुव्रीहि समास की ओर। तो बहुव्रीहि समास की विशेषता है कि इसमें योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग होता है। योग सालों से चले आने वाले वही शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वे होते हैं योग रूढ़ शब्द। बहुव्रीहि समास की यही विशेषता है कि इसमें जो शब्द कहे जाते हैं या जो नाम लिया जाता है वह किसी एक निश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, उसके अलावा वह नाम किसी और के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाले अर्थात शिव, तो अर्थात करके साथ में इसमें नाम लिखना ज़रूरी हो जाता है। लंबोदर, लंबे उदर वाले अर्थात श्री गणेश। तो कोई लंबे उदर वाला और कोई व्यक्ति भी हो सकता है, क्या हम उसे लंबोदर कहेंगे? नहीं, क्योंकि यह नाम केवल और केवल गणेश जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उन्हीं के लिए समझ लीजिए, ये आरक्षित है, रिजर्व है ये वाला नाम उनके लिए। तो जहाँ पर कोई नाम किसी निश्चित व्यक्तित्व के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे योग रूढ़ होते हैं, सालों से वैसे ही चले आ रहे हैं, तो वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। अब एक उदाहरण ले लेते हैं दशानन। तो दशानन आप कहोगे प्रथम पद संख्यावाचक है, दश, दस, तो यहाँ पर हम उसे द्विगु समास में नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसे 10 आनन या 10 सिर की बात नहीं हो रही है। 10 आनन एक योग रूढ़ शब्द है जो कि केवल और केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसका उचित उत्तर होगा बहुव्रीहि समास, ना कि द्विगु समास। बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे त्रिनेत्र है तो तीन नेत्रों का समूह नहीं लिख सकते, उसे हम द्विगु समास में नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर तीन नेत्र कहीं एक साथ पड़े हुए हमें नहीं दिखाई देंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ तीन नेत्र शिव जी के दिखाई देते हैं। इसलिए ये जो नाम है त्रिनेत्र वह आरक्षित है केवल और केवल शिव जी के लिए। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास की यही विशेषता है कि जो योग रूढ़ शब्द है वे किसी निश्चित व्यक्ति को उसका अर्थ जाता है। अगला उदाहरण है हमारा कर्मधारय समास का। अब इसमें दो पदों के बीच विशेषण और विशेष्य की जो है का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य का संबंध होने के कारण इसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका उदाहरण है नील कमल, नीले रंग का कमल। तो नीला रंग विशेषण है और विशेष्य है कमल। राजीव नयन अर्थात राजीव के समान नयन वाला, मतलब कि किसी की तारीफ हो रही है कि उसके कमल की पंखुड़ी की तरह उसकी आंखें हैं। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य फिर से आ गया, तो विशेषण और विशेष्य अर्थात कर्मधारय समास।
तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे समास समझ में आ गए होंगे और इस कक्षा में आनंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।